दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1,000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे केजरीवाल पुराण जो बनता जा रहा है। अब पहले तो केजरीवाल का किस्सा ही था, लेकिन अब वो पूरी तरह से केजरीवाल पुराण में परिवर्तित हो रहा है। और उनकी तरफ से सुनीता जी जो हैं वो नई राबड़ी देवी के रूप में अवतरित हो गई हैं। और इस पर हम बात करेंगे, और जो भी इलेक्शन के बारे में हो रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में वहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बंगाल के बारे में भी करेंगे। और हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, दोनों प्रख्यात पत्रकार। आप दोनों लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और मैं आरंभ करूंगा धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, ये सुनीता जी जो हैं ये कहाँ से अवतरित हो गई अचानक? क्या ये जो जेल वाला जो प्रकरण है कि जेल से सरकार चलेगी, उस जेल से सरकार चलाने का कोई नया प्रयोग है ये? देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो भी आम आदमी पार्टी की इस राजनीति को जानता है, देखता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई इन तमाम जितने ये घराने हैं, जितने ये आपने जेपी आंदोलन के ऑफ शूट्स देखे हैं, जितने भी आपने सब देखे, इन सबकी कलेक्टिव विजडम का रूप है। वो मल्टीपल वो अल्टरनेटिव्स एक साथ लेके चलते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले तमाम अपने लोग भिजवाए, फिर वो अंदर गए। वो मतलब पूरी चीजें चेक करते हैं वो, कि भाई अंदर जाके मनीष चेक कर ले कि क्या है भाई। उसके बाद फिर वो पहले सत्येंद्र जैन ने देखा, फिर उसके बाद मनीष ने देखा, फिर संजय सिंह। उनकी बातों पे उनको यकीन नहीं हुआ पहले दो की, तो फिर बाद में आखिर संजय सिंह ने जाके बताया कि नहीं सब ठीक है, आप आ सकते हैं। तो अच्छा। वो जो है उसी उसी राजनीति के अंदर ये उसी समय ये चल रहा था। अगर आप गौर करते हैं कि इनके ही बाद क्या होगा, क्योंकि अगर आप वहां जो 150 पेज के जो डॉक्यूमेंट्स और जो जो चीजें मिली हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि ये न केवल चीजों को बहुत दिन पहले से भाप रहे थे, पहले दिन से, क्योंकि ये उनको भी पता चल गया था जैसे ही वो पॉलिसी वापस हुई थी, वो ये मालूम चल गया था कि कैसे भी होगा इस केस की आंच आनी है। क्योंकि आप जिस लेवल की राजनीति कर रहे थे, जिसमें वो था, जहां तक कि चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश जो थे, आपने देखा होगा कि एक आईएएस लॉबी में जिनका बहुत रेस्पेक्ट था, उनको जिस तरह से मैं अमानुल्लाह खान, मैं मतलब मेरे बैचमेट है वो। हाँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको लोग यहाँ यहाँ की उसमें, आपके पास तो खैर उनकी सब कहानियां ही होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म के लोग हैं या वो है, उनमें उनको एक ऐसे अफसर के तौर पे माना जाता है जो आमतौर पर सौम्य है और काफी लोगों के साथ बातचीत करने में भी। वहां जब उनका ये तमाम चीजें हुई तो उनको ये मालूम था कि आसानी से तो नहीं छोड़ा जाएगा। और ये तमाम चीजें उसी समय तय कर ली गई थी कि ऑप्शन क्या होगा। तो ये देखा होगा आपने, पहले उन्होंने एक जन सर्वे करवाया। आपने देखा होगा कि जेल के अंदर रह के, ये उस पार्टी की हालत है संजय जी जिसका ये बना था। मतलब अब उस पार्टी के बारे में मैं कहूंगा तो हर चीज रिपीटिशन लगेगी, लेकिन जो चीज बनी इसलिए थी कि कोई भी दाग आप पे लगे ना लगे, लेकिन अगर आप पे आरोप लगा तो पहले आप उसको साफ करेंगे तब आएंगे। लेकिन वही उन्होंने, चूंकि अब सब लोग कह रहे हैं कि ये अजीब किस्म के भव्य दृष्टा थे। जैसे आपने नास्ट्राडामस को देखा, नास्ट्राडामस ने कहा था कि कोई उनका एक जो है किले में आग लगाते हुए मारा जाएगा, कोई उनका ही, ये उन्होंने कहा। और जब वो बाद में उनका ही बेटे ने आके बहुत सारी भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी, और एक दिन उनकी भविष्यवाणी उसको लगा, उसने कहा था इस किले में आग लगाने, इसमें फला तारीख को इस किले में आग लग जाएगी, और वो आग नहीं लगी। तो एक आदमी रात में आग लगाने के लिए मशाल लेके किले पे दौड़ता पाया गया। उसको जब सैनिकों ने रोका, नहीं रुका, तो उस दौरान वो जब मरा और जब चेहरा निकाला तो पता चला वही नास्ट्राडामस का बेटा था। तो उसकी भविष्यवाणी उसी दिन पूरी हुई। उसी तरह से आप ये देखिए, इन्होंने कहा कुर्सी में खराबी है तो खराबी निकली, परिवारवाद में खराबी है तो अब वो परिवारवाद भी वहां पूरा होने जा रहा है। ये जो पूरी क्रांति है
जो एक अद्भुत क्रांति थी, जिसमें क्रांति करने वालों की जेब से कुछ नहीं जा रहा था और क्रांति करने वालों के पास कुछ बच नहीं रहा था। वो तमाम क्रांति तभी पूरी होगी जब आप परिवारवाद को वहां इस्टेब्लिश कर दोगे। ये बहुत पहले से तय था कि हम उस चीज को लास्ट तक लेके जाएंगे, इस विवाद को आखिर तक लेके जाएंगे। उनको भी मालूम है और ये मेरा विश्वास है, हालांकि कोर्ट को लेके बहुत बार विरोधाभासी चीजें होती हैं, लेकिन ये मुझे यकीन है कि आज 2, 4, 5, 7 दिन में आपको ये फैसला मिल जाएगा कि इस तरह से हो नहीं सकता जो आप समझा रहे हैं। ना तो आप जेल के अंदर रह के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। भले ही ये संविधान में उस समय नहीं लिखा था, क्योंकि संविधान में ये भी नहीं लिखा कि मीटिंग में आप पानी पी सकते हैं या नहीं गिलास से, या नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें करते हैं। तो आप उस चीज का फायदा बहुत दिन ले नहीं पाएंगे, ये उनको क्लियर है। लेकिन अब उनको किसी पे यकीन नहीं है। अब का मतलब ये नहीं कि अभी ये नहीं है, उनको शुरू से किसी पे यकीन नहीं था। इसीलिए आपने ताकत के, सत्ता के सारे सूत्र अपने पास देखते हुए देखा और एक एक करके आपने तमाम लोगों को, शुरुआती तमाम लोगों को, जिनमें जरा सी भी उम्मीद थी कि वो राजगद्दी की तरफ देखते हुए पाए गए, ये इनके जो एजेंट थे उन लोगों ने उनको बताया कि आज वो उनकी तरफ देख रहे थे जब वो बैठे थे, तो उन सबको बाहर किया गया। कुछ को लात मार के किया गया, कुछ को धक्का दे के किया गया, किसी को राजस्थान का इंचार्ज बना के धीरे धीरे जिम्बाब्वे तक पहुंचा दिया। तो ये धीरे धीरे तमाम चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि जो सुनीता जी का एपिसोड है वो पहले से तय था, वो स्क्रिप्टेड लाइन है। हालांकि उसको यहाँ तक लाया जा रहा है कि आपको वो कार्यकर्ताओं की आवाज लगने लगेगी। अभी आप देखेंगे 2-3 आवाजें निकलेंगी, जिसमें से जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें से भी कोई चेहरा इसको कहेगा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और उनकी इस थाती को सिर्फ सुनीता लेके जाएंगी आगे, और हम सब कार्यकर्ता बहुमत के साथ एक मत होके उनको इसको खड़ाओं की तरह लेने देते हैं। तो फिर अंततः फिर ये क्रांति का पूरा जो पूर्ण विराम है तब लगेगा। तो वीरेंद्र जी, ये तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी ये घोषणा कर दी है कि अब जन क्रांति होगी। तो ये जन क्रांति इसी प्रकार की है? सुनीता जी जो हैं वो रहेंगी, अब मुख्यमंत्री बनेंगी और 6 महीने बाद जो है वो कोई रिज़ाइन करेगा, उसमें जाकर फिर बनेंगी। क्या सिस्टम क्या होने वाला है? तो देखिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री 6 मंत्री, गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो 1 साल जेल में रहे और लेकिन वो मंत्री बने रहे। और एक मलिक साहब थे, नवाब मलिक, वो भी थे, वो भी मंत्री थे, जेल में गए और मंत्री बने रहे। तमिलनाडु के एक मंत्री हैं, वो जेल में हैं, उनको गवर्नर साहब ने हटाने की कोशिश की, सफल नहीं हुए, वो मंत्री बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जेल में गया है, ये पहला मौका आया है और हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, लेकिन वो इस महान कभी ऐसा डेवलपमेंट होगा, इसको वो जो है भाँप नहीं पाए, देख नहीं पाए। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है, अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव के भी सम्मान में केजरीवाल ने कुछ कहने में छोड़ा नहीं है। अगर आपको याद हो, वो 2014 में जब वो लड़ने आए थे इलेक्शन, वाराणसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब उनका ये नुस्खा था कि नरेंद्र मोदी और सोनिया को हरा दो, देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तब वो ये बोलते थे। उन्होंने गाली देने में किसी को छोड़ा नहीं है। अब आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तो ये उनकी टैक्टिकल मजबूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का ना तो कोई आइडियोलॉजी होता है, ना कोई कमिटमेंट होता है, ना कोई विज़न, ना कोई आइडिया। उनका केवल अस्तित्व होता है ट्रांज़ैक्शनल, लेन-देन। तो आज उनको लग रहा है कि ये एक हमारा कैम्पेनर था, हमें कुछ बोलना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। कांग्रेस की भी हालत यही है। कांग्रेस की पंजाब इकाई पूरी तरह से खिलाफ है, दिल्ली के लोग भी पूरी तरह से खिलाफ हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की ओर से लगातार अभी भी अरविंद केजरीवाल की सेवा में लगे हुए हैं। वो अभी पीछे वो रिश्ता भी बना हुआ है। तो अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो केवल एक महज़ फर्ज़ अदायगी है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, उनकी इकाई है, छोटा-मोटा प्रदर्शन वो करते रहते हैं। और संजय सिंह जब तक बाहर थे तब तक, और चूँकि वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, तो हर महीने में 2 बार वो आते थे, राज्यसभा के मेंबर हैं, तो बाय एयर कभी भी आ सकते थे, तो वो आके बयान देते थे, वो खबरों में बने रहते थे। और उनके ऊपर कई बार मुकदमे भी हुए, मानहानि के मुकदमे हुए, और वो कई सब बार मामले माफ़ी भी जो है माँगी। माफ़ी भी माँगी उन्होंने। अब तो खैर वो जेल में, उनको गए हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है।
तो आम आदमी पार्टी का जो एक जो लखनऊ का शब्द है, भौकाल बहुत तगड़ा था। अ, दिल्ली में भी और यूपी में भी, तो वो तो अब खत्म हो गया। और जिस तरीके से आज जो 2 मूर्धन्य पत्रकारों ने इंडियन एक्सप्रेस में और मेरे पूर्व बॉस द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने जो आज लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी चिंता जाहिर की है और आम आदमी पार्टी को लेकर के और विशेषकर इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है, वो भी कह रहा है इट्स वेरी डिस्क्वाइटिंग थिंग उनको बहुत डिस्क्वाइट हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। तो अखिलेश यादव का क्या कहना है यूपी में उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, बस केवल वो है टेक्निकली वो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, एक उनके कैंपेनर हो सकते थे। अब अखिलेश यादव को कैंपेन यूपी की अकेले ही संभालनी होगी। कल तो वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जेल गए थे आजम खान से मिलने, जो उनके बड़े ओहो नेता हैं रामपुर के भूतपूर्व एमपी और 9 बार के 8 बार के विधायक रामपुर के। तो और आजम खान साहब ऐसे महान नेता हैं देश के, जो सपरिवार जेल में हैं, उनकी पत्नी भी जेल में है, उनका बेटा भी जेल में है, उनकी पत्नी भी एक टर्म राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं और उनका बेटा भी 2 बार विधायक रह चुका है और उनके बेटे को ये शर्फ हासिल है कि वो 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ है फेक सर्टिफिकेट के मामले में। एमएलए तो उसका इलेक्शन सेट होता है, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई 2-2 बार हुए हैं। जो उनका बेटा है, वो भी जेल में है और अखिलेश यादव इस बात पे बहुत चिंता जाहिर कर चुके हैं कि आजम खान साहब को जो है तंग किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग पर्सिक्यूटेड और बताइए साहब जो है बेटा जो है वो हरदोई जेल में है, आजम खान सीतापुर जेल में है और पत्नी रामपुर की जेल में है। तो ये सब हो रहा है। तो यूपी में अभी इलेक्शन का क्या होगा, क्या पिकअप करेगा और कहाँ क्या तैयारी है, कुछ पता नहीं है। हाँ, ये फैसला हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक-दूसरे के दलों के वॉर रूम में बैठेंगे। अब वो क्या करेगा वॉर रूम ये तो इलेक्शन में आप जानते हैं। बस अभी अभी तक जो उनका ताउन है, जो सहयोग है, वो इस लेवल पे पहुँचा है। पहला कि 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी हैं और दूसरा एक-दूसरे के वॉर रूम में बैठेंगे। बाकी अभी कहीं कुछ नहीं है यूपी में और योगी जी का प्रोग्राम तो आ चुका है फर्स्ट फेज़ की कैंपेनिंग का। वो शुरू कर रहे हैं मथुरा से और 27 मार्च से उनकी कैंपेन शुरू हो जाएगी और यूपी में पहले फेज़ में 8 सीटें हैं। मथुरा तो थर्ड फेज में है। सॉरी वो फ्रॉम मेरठ वो मेरठ जो है सेकंड हाँ, में हम्म, मेरठ। वो 20 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ की पोलिंग है। तो अब तो और 27 से शुरुआत मेरठ हो भी फर्स्ट जाएगी। फेज में नहीं है ना। मेरठ सेकंड में है। सॉरी अरे मतलब शुरुआत मेरठ से हो रही है, बगल में सहारनपुर है ना, सहारनपुर है, हाँ मुज़फ्फरनगर है, कैराना है, शामली है, यहाँ है। और मतलब शुरुआत योगी जी की 27 से हो जाएगी और कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का मामला अभी ड्राइंग बोर्ड पे है या नहीं है, मुद्दे क्या हैं, कैंपेन क्या है, बस खाली उनका सोशल मीडिया पे कैंपेन ये चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली टाइप ये जो बहुत डर्टी कैंपेन हो सकती है। उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया था जो जो बहुत ही मेलाफाइडी और बल्कि वो डिफेमेटरी लैंग्वेज में था। वो बहुत कम अखबारों में छपा है और जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि गोदी मीडिया ने हमारा विज्ञापन नहीं छापा, कुछ लोगों ने छापा है। तो ये स्थिति है। तो अरविंद केजरीवाल इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट इन उत्तर प्रदेश। कभी था भी नहीं उनका कुछ यहाँ पे और वो 2022 में भी यहाँ कैंपेन करने की बात हुई थी लेकिन कुछ उनका हुआ नहीं। तो आम आदमी पार्टी का अभी भी यूपी में शायद फ्यू डिस्ट्रिक्ट के अलावा अभी उनकी इकाई भी यूपी में कहीं नहीं है। जी। जी। तो मेरे विचार से हमारे श्री श्री टीपू मियाँ जो थे वो केवल अलायंस धर्म गठबंधन धर्म को निभा रहे थे, इससे अधिक और कुछ नहीं था। तो अब धीरेन जी के पास पुनः चलेंगे। धीरेन जी, एक बातचीत जो आ रही है, अभी मैंने देखा बयान आ रहा था सुखबीर सिंह बादल का और उनका कहना है कि भाई इससे बड़ा घोटाला जो है शराब घोटाला तो पंजाब में हुआ है। ये पंजाब में क्या शराब घोटाला हुआ है? देखिए ये लगातार पहले भी ये जो इसको लेके यहाँ जो पंजाब के लिए पंजाब को लेके तो लगातार सवाल उठते रहे उस पॉलिसी को लेके भी जो उनके यहाँ रिप्लिकेट की गई थी
वो लोग नहीं थे, लेकिन अलग अलग तरीके से उस समय भी पंजाब के लिए भी वो कह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस घोटाले को अभी तक पब्लिक फोरम पे इतना ज्यादा चर्चा में नहीं लाई है, ना कोई और पार्टी ना कुछ। वहां जरूर कि ये जो भगवंत मान को लेके उनके खुद के शराब पीने को लेके तो जरूर सवाल होते रहे कि वो कार में बैठते रहे, लेकिन अभी उस तरह का तो कोई कवरेज नहीं हुआ है। ड्रग पॉलिसी पर फेलियर है। उसके बाद ये जो पॉलिसी जब की गई थी तो ये कहा गया था इनको 2 राज्यों को देना होगा। जब ये शुरुआत बातचीत हो रही थी उस वक्त भी ये था कि ये यहाँ से जब ये पूरी की पूरी सही से लागू हो जाएगी फिर इसको आगे फर्दर सेम तरीके से भगवंत मान के लिए भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा वो कर रहे होंगे। चूंकि मैंने अभी उस को नहीं देखा है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा है। उनका बयान अभी मैंने पूरा देखा नहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, तो वीरेन जी, आपको जानकारी इसके बारे में? मैंने तो उसे केवल अखबार में देखा है और इसकी विस्तार से मुझे जानकारी नहीं है। और घोटाले खाली यही नहीं है, घोटाले और भी हैं। और जिसकी कुछ कारणों से चर्चा पता नहीं क्यों अकाली दल अभी इतना फ्रंट फुट पे आम आदमी पार्टी से लड़ने का साहस दिखा नहीं पा रहा है। हाँ, बीच-बीच में वो बोल देते हैं हमारा अलायंस बहुजन समाज पार्टी से है। और वो अलायंस कहाँ है ये हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और ये भी मुझे उनकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती। जैसा आपने कहा और धीरेन्द्र जी ने कहा कि अगर ऐसा घोटाला है तो एक सस्टेन कैंपेन होना चाहिए। आप इसके लिए बाकायदा जो है आप रैली की, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए और जनता को मोबिलाइज कीजिए, रैली कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा। और पंजाब के बारे में एक बात कही जाती है, पंजाब की राजनीति में 3 डी हैं, ड्रग, डेरा, डायनेस्टी। तो वहां पे शायद ये 3 डी में 1 डी वहां पे लगता है प्रभावी है कहीं ना कहीं। और ये सारे नेता, वो कांग्रेस के जाट नेता हों या अकाली के जाट नेता हों या आम आदमी पार्टी का भी जाटी है भगवंत मान, तो कहीं ना कहीं ये 3 डी के जरिए जुड़े रहते हैं सब ये। तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई डी इसमें प्रभावी है, ड्रग, डेरा, डायनेस्टी में। तो ये मामला शायद इसलिए अभी उठ नहीं पा रहा है। या ये आकलन हो कि शराब पीना कोई पंजाब में ये कोई लोगों को इमोशनली बहुत अट्रैक्ट करे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि पंजाब एक ज़माने में सबसे टॉप ड्रिंकर्स स्टेट में था। अब शायद तमिलनाडु या केरल है या तमिलनाडु है। तो और तो इसलिए उन्होंने इसको उसको लगा हो कि इट विल नॉट फायर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, तो इसलिए रुके हों। लेकिन ये मेरे लिए इंट्रिगिंग है कि अकाली दल क्यों कोई मुद्दा अब तक नहीं उठा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसके इतने लंबे प्रोमिसेस हैं और डिलीवरी के मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। खाली एक विज्ञापन आता है कि वो घर-घर जाकर के गेहूँ और चावल जो मिलता है पीडीएस का वो बाँट रहे हैं बस, और विज्ञापन इसका बहुत आ रहा है। बाकी तो कोई ऐसा कोई बहुत ही नोटिसेबल काम नहीं है जो आम आदमी पार्टी का अचीवमेंट हो। और अकाली दल का जो फ्लिप फ्लॉप है, ये इट्स बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन कि क्यों हो रहा है। जी। और आगे अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बारे में क्या सोचते हैं आप? कब तक हो सकती है रिहाई? या फिर अभी एक जो लेटेस्ट इस केस में जो मोड़ आया है, वो हमने देखा है कि ईडी ने बयान दिया है कि साहब की उनके खिलाफ जो है वो जासूसी की जा रही थी। तो इसमें तो फिर अब एनआईए भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, वीरेन जी। वैसे भी अगर इस केस को देखते हैं ना संजय जी, तो अभी तक 13 महीने हो गए। फरवरी में अरेस्ट हुए थे 2023 में मनीष सिसोदिया, और वो सेम इसी केस में है, शराब पॉलिसी के उसमें। तो आप ये देखिए कि अभी तक वो जमानत हासिल नहीं कर पाए। तो बाकी तो बात की बात है। और चूंकि कल भी ये बात हो रही थी, परसों भी कोर्ट में ये बातें हुई, चूंकि आप इतनी ताकतवर पोजीशन में हैं कि आप सबूतों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें कोई है नहीं, आपकी सामाजिक हैसियत दिखाई देती है, आपकी वैसी हैसियत दिखाई देती है। तो वो चीजें जब आप बाहर होते हैं तो आपके हक में होती हैं, लेकिन जब आप अंदर होते हैं तो आपके खिलाफ भी जाती हैं, अगर उस पर कोर्ट विचार करती है तो। दूसरा ये कि ये मैं जो आपसे कह रहा था कि जो दस्तावेज और जो सारी चीजें मिली हैं, उन्हीं में इसका जिक्र आने की बात है। तमाम जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से उस टीम के मेंबर्स और उनके नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सारी चीजों को स्कैन किया जा रहा था, उनको डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था,
किस लिए किया जा रहा था और क्या कर रहा होंगे, चूंकि ये सरकार कितनी खतरनाक स्थिति में आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से पंजाब का जो फुल स्टेटहुड है उसकी ताकत का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो वो आपको अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे। याद होगा आपको उन पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज जब हुआ था, जी हाँ, जब उसने तरह तरह के पत्रकारों को जाके दूसरे स्टेट्स में पकड़ लेते हैं। तेजिंदर जी सिंह को मैं पकड़ा था वो आपने, बग्गा को, उसी तरह से और वो हमारा वो सब लोग इंग्लिश वाला का जो है वो इंग्लिश न्यूज चैनल के, रचित, हाँ। और अभी जम्मू पहुंच गए थे किसी को पकड़ने। तो ये जो ताकत है, इस ताकत का इन्होंने कितना इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि फोन तोड़े गए, सबूत नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई और कंप्लीट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अगर ये इसको एक बहुत सोचे समझे तरीके से सबूतों के साथ वो लोग इंतजार करते रहे कि कब ये मैक्सिमम गलतियां करते रहे, कब करते रहे, और आखिर में आप देखिए कोर्ट की तरफ से ही आया कि इनको तो फिर आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, अगर वो सारे सबूत देखने के बाद। तो वो इसमें कई सारे मुझे लगता है कि चूंकि उनके खिलाफ ये क्या करना चाहते थे ये भी एक सवाल होगा, या क्या क्या कदम उठाए गए, वो कैसे हासिल हुए, ये तमाम चीजों की जांच के लिए एक और मुझे लगता है एजेंसी ये जोड़ते हैं तो ये और मुसीबत बढ़ा देगी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक शराब पॉलिसी में घोटाले का नहीं रहा। आप देखिए इसकी वैसे ही जो रीच है वो बढ़ चुकी कि आपने पूरे गोवा के लोगों को, कैंडिडेट्स जो खड़े किए थे उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया, आप गोवा तक पहुंचे, उसमें आप यहाँ पहुंचते हैं कि इनकी जांच की जा रही, इनके पीछे इनकी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही थी। तो कोई डिटेल्स ऐसा तो है नहीं कि किताब छापने के लिए हम लोग कर रहे हो कि फला फला में, ये तो बेसिकली कोई ना कोई कारण होगा कि आप उसका क्या करना चाहते हैं, आप उन लोगों तक रीच कैसे करना चाहते थे और आपने ये सब चीजें हासिल कैसे की, आपका इंटेंशन क्या था। तो वो चेन अलग बनेगी, उस पर एक अलग जांच होगी, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह का, मतलब ये मैं बार बार बोलता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से चलते हुए बहुत खतरनाक आइडिया के साथ थे, क्योंकि आपको ये दिखाई देगा कि हर चीज जो एक्सट्रीम तक जा सकती है उसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय कानूनों के अंदर की जो विसंगतियां हैं या जो गलियां छोड़ी गई थी जिनमें आपकी नैतिकता और मर्यादा की बात सोचकर छोड़ दी गई थी, वो तमाम चीजें ध्वस्त कर देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी उलट है। ये बात ही आप ये बात तो आपने कभी लालू यादव से भी एक्सपेक्ट नहीं की, जिनको चारा घोटाले में सजाएं हो गई हैं, या कितने भी करप्ट आप बात कीजिए, एक भी करप्शन के चार्ज लगे हुए जिन पे एस्टेब्लिश हुए, उनसे भी कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह की जिदबंदी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको कानून इनसे कम आता होगा, या ये जो वकील लाए ये जर्मनी से लाए हैं या हॉलैंड से आए हैं, यही तमाम वकील थे, यही तमाम लोग ये राय दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जनता की उस भावना की यार ये पसंद नहीं किया जाएगा, आपके कट्टर से कट्टर समर्थक भी इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे कि आप पे केस है और आप कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं जेल में मुख्यमंत्री रहूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इनका तरीका है ये वाकई एक बहुत ही डेस्पोटिक जो एंटी डेमोक्रेटिक आइडिया होता है वो डेमोक्रेसी की आड़ में लिया जाता है। यानी जो भी चीज नहीं कही, कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी नहीं लिखा गया उस पर ये अड़ेंगे। हर एक चीज पर आपने देखा होगा, समन आपने नहीं लिए, समन आपने ऑनर नहीं किया, और जब आप गिरफ्तारी के अगेंस्ट स्टे लेने गए थे कि ये हमको वो दे, तो बार बार कह रहे थे कि इसमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य पूछताछ हो सकती है, सामान्य पूछताछ में इसके जवाब दे सकते हैं। पूछताछ तो आप आए ही नहीं, पूछताछ में आप आए ही नहीं है, आपको जब पकड़ने या तब आए तब आप ये कह रहे हो कि ये तो सामान्य पूछताछ में बताया जा सकता था। तो जो स्क्रॉटल करने की कोशिश है पूरे सिस्टम के उस हिस्से को, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की उन तमाम धाराओं को, क्योंकि जो चोरी की बात थी, जो करप्शन की बात थी, वो तो बहुत कहीं पीछे छूट जाती है संजय जी, और करप्शन से जीत हार का बहुत ज्यादा यहाँ रिश्ता भी नहीं है। क्योंकि अगर आप आज भी मैं और आप जो बातें कर रहे हैं कि साहब वहाँ ये जो अखिलेश के पास या तेजस्वी के पास या लालू के पास कोई वोटर नहीं, तो आप ये देखिए उनको उनके सजातीय वोटों का भरपूर हिस्सा मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। आप कुछ भी दिखा दीजिए, अपराध साबित हो चुका है, लालू यादव सजा काट रहे हैं, अलग अलग केसेस में उन पर सजा भी हो गई है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो चुनाव की पॉलिसी बनाते हैं, वो चुनाव की सभाओं को संबोधित करते हैं, वो चुनाव को, क्योंकि ये कानून के अंदर जो आपके जो भी विसंगतियां हैं, और ये आज नहीं, ये जब लालू यादव के खिलाफ जब फैसले आए थे तभी ये लगने लगा था कि एक दिन ये तमाम लोग उठकर कह देंगे कि हम तुम्हारा फैसला मानते ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या इन सबको, और आप ये सब लोकतंत्र की हत्या का आरोप दूसरों पे लगाते रहेंगे।
आप कल मैं एक बल्कि कहना नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे एक ट्वीट में कल बहुत ही उन सारे यूट्यूबर्स को जिनको इस देश में एक लॉबी ने बहुत बड़ा वो माना था, उसने उनके सबके पिछले 60 से 70 जो उन्होंने जो उनके थंबनेल हैं, 60 से 70 थंबनेल दिए हुए थे और कहा था कि ये आप देखिए कि किस तरह से अब उन लोगों को लाखों लोग देखते हैं तो उससे क्या कैसे नापा जाएगा कि ये क्या चाहते हैं। एक में लिखा हुआ था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि 300 बार अब तक मोदी जो हैं कांप चुके हैं, 200 बार एनडीए गिर चुका है और मतलब और योगी जी श्री वो हाँ क्रांतिकारी वाले हाँ हैं, ये तो पहचान ये गया हाँ मैं तो इनको। हाँ तो जी मैं धीरेन्द्र सिर्फ जी, ये बताने के लिए ये तो भारत के जो परम क्रांतिकारी पत्रकार हैं, पुण्य प्रसून जी। नहीं, सिर्फ जो अकेला नहीं, फिर उस सीरीज में हिंदी के आपने टीवी देखा होगा चैनल के सब नाम मैंने रखा है इसीलिए धीरेन्द्र जी, हैं? हिंदी हाँ के सर टीवी चैनल का मैंने नाम ही रखा है चीन कापा पाकिस्तान थर्राया। हिंदी के जो टीवी हाँ चैनल हैं, उनका नहीं नाम ही रखा है मैंने चीन पर कापा पाकिस्तान थर्राया। लेकिन ये यूट्यूबर्स जो हैं जिनका वो उन्होंने फिर तो बाकी लोगों ने उठा के बाकी सबके भी दी, जिसमें योगी जी कम से कम 500 बार लड़ चुके हैं मोदी जी से और योगी जी हाँ, की ये तो हाँ योगी जी की हाँ, और ये रोज वसु चलता है, ये रोज चलता है। हाँ तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग जो कि इनके पास या तो जातीय ताकत है उनको मिलता है और या फिर ये लोग अपने समर्थकों के उस मोदी विरोध या घृणा तक पहुंचे हुई उस राजनीतिक असहमति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो देश के खिलाफ बात करने से भी कांपती नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो जेल में जाने की प्रक्रिया है इनकी, ये न केवल लंबी होगी लेकिन इनके समर्थकों पर इसका बहुत कुछ असर पड़ेगा नहीं। चूंकि इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए थे, चूंकि मैं बता रहा हूं ऐसे वीरेंद्र जी के पास तो बहुत सारे आंदोलनों की ऐसी डिटेल होगी जो उनके पैदा होने से लास्ट तक जाने तक रहे होंगे। लेकिन मैं इस आंदोलन को इसके शुरुआती नेताओं के साथ उनके साथ उस कमरे में जहां ये बैठ के वो होती थी वहां तक आकर बैठता था, इनमें से ज्यादातर किरदारों को पर्सनल जानता भी हूं। तो मुझे इस बात पे कोई शक नहीं, मुझे शुरू से लग रहा था, बल्कि मैं वो लेख मैं चाहूंगा कि सब लोग देख भी लें। 2011 में मैंने लिखा था कि और वो दिन आ भी गया जिस दिन ये तमाम लोग केजरीवाल कैसे छुट्टियों के कन्वर्ट अपनी छुट्टियों के पैसे को सैंक्शन कराने के लिए जो वो कर रहे थे। इसके बाद एक गवैया गा रहा था हाथों में होठों पे गंगा हाथों में तिरंगा, पता चला स्कूल ही नहीं जाता है भाई, नोटिस हुआ वहां से कि स्कूल ही नहीं आते हो भैया जिसका सैलरी लेते हो। एक महिला नेत्री जिनको बाद में हिंदुस्तान की क्रांतिकारी महिला अधिकारी थी वो और पहली आईपीएस शायद थी, और उन्होंने जो है मिजो कोटे से बेटी के एडमिशन का उन पर चार्ज लगा, आरोप लगा। इसके अलावा शांति भूषण जो पूरे समय में किसान जो गन्ना किसानों के खिलाफ मिल मालिकों के कंटिन्यू वकील हुआ करते थे, अकेले वकील हुआ करते थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। ये तमाम लोग, योगेंद्र यादव का तो मुझे बड़ा, मैं सबसे बढ़िया अगर किसी को मैं देखता हूँ आश्चर्य और कौतूहलवश तो मुझे वो योगेंद्र यादव लगते हैं जो पंचायत चुनाव आज तक नहीं जीत सकते। गली मोहल्ले में भी अगर वार्ड उसका चुनाव हो जाए, जो कमेटी होती है किसी सोसाइटी की, उसका चुनाव में आरडब्ल्यूए जमानत जब्त करा उसकी 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 उसमें जमानत जब्त करा लेंगे वो। लेकिन वो जो है ये बताते हैं कि सरकार कैसे बनेगी और उनको भी दकिया के बाहर धीरेन्द्र जी, निकाला गया। धीरेन्द्र जी, आप योगेश यादव का अपमान कर रहे हैं। योगेश यादव ने मार्च 2022 में कहा था कि अखिलेश यादव जी, हमने आपके लिए इतनी बढ़िया पिच बनाई थी, 1 साल लंबा किसान आंदोलन किया और आप बैटिंग ही नहीं कर पाए। तो नहीं तो उनकी गलती योगेश ये जी हो बहुत रही बढ़िया थी पिच बनाते हैं। नहीं वो पिच मैं बढ़िया मैं बनाते हैं। मैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो पिच बनाते तो अच्छा था, वो केजरीवाल जी के बहकाए में आके खुद बैट लेके ओपनिंग करने आ गए थे। वो केजरीवाल जी ने उनसे बैट भी छीन लिया और जब वो बैट संजय जी मतलब देखिए, उनको जो जो मूल बात है, जो कोई नेता कहने का साहस नहीं कर पा रहा, बीजेपी के लोग भी नहीं कह रहे हैं। मैं अगर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स को देखूं और यूपी में देखूं, अगर बिहार के हवाले से कहूं, तो भारत की राजनीति अब सोनपुर का मेला नहीं है कि जहां पे आप जाके डांस देख के आइए उसके बाद मौज करिए। वो जमाना जा चुका है। क्षेत्रीय पार्टियों का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है और बहुत ही क्रूर तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की जो उनकी आदत है, वो उससे अभी उबर नहीं पा रहे हैं।
और मुझे आज भी याद है 90 में जब मंडल लागू हुआ था, तब मुलायम सिंह यादव पब्लिक मीटिंग में बोलते थे, भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम, सीएम, पीएम तीनों अपने होंगे। तो अब तीनों अपने होंगे तो अब उनको आज भी अपना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक वर्ग आपको जहाँ जाएँ आपको सुनने को मिलेगा कि साहब बहुत बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी केवल उनके लिए है जिनको आरक्षण के कोटे से पुलिस में दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, लेखपाल बनना है, सरकारी टीचर बनना है। केवल उनके लिए बेरोज़गारी है जिनको आरक्षण कोटे से सरकारी नौकरी चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए, नौकरी ही चाहिए। ये समस्या है। तो अब विक्टिम कार्ड लालू यादव विक्टिम कार्ड अभी भी खेल रहे हैं, उनका चल भी रहा है। यूपी में अखिलेश यादव का विक्टिम कार्ड और जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वो अब नहीं चल रहा है। और इतनी अजीब स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनियों की मनुवादी पार्टी थी। आज पिछड़ी जातियों की जो पार्टियाँ हैं, वो सब बीजेपी के साथ या तो हाथ मिला चुकी हैं या हाथ मिलाने को बेकरार हैं। अखिलेश यादव के साथ 2022 में 4-5 पार्टियां थी, आज एक नहीं है। एक जनवादी पार्टी थी आजमगढ़ के लोरिया चौहानों की पार्टी, आज उसने वो भी साथ छोड़ दिया। जी, केशव मौर्य महान दल का उसने भी छोड़ दिया। आरएलडी पहले ही जा चुकी है। और जो अपना दल कबीरावादी की जो पल्लवी पटेल हैं, उनका भी पिछले हफ्ते वो अलग हो चुकी हैं। बीजेपी का 4 पार्टियों से बड़ा क्लियर अलायंस है और लगभग अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी। तो और अब पल्लवी पटेल भी चाहती है अलायंस करना। तो ये हाँ, ऐसी हाँ। ऐसी अजीब स्थिति हुई है। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने एकदम ऐसा उसको टॉक्सिक करवी ऐसा पलट दिया है कि बिहार में तो लालू अभी किला संभाले हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये किले को संभालने की स्थिति में नहीं है। 2017 में इन्होंने अलायंस किया कांग्रेस से कि 2 लड़कों का साथ पसंद है। लड़कों का साथ इतना पसंद हुआ कि समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी थी, वो 47 पे आ गई, 403 की असेंबली में। कांग्रेस 7 पे आ गई और 2022 में कांग्रेस 2 पे आ गई। अब ये फिर 7 आ गए हैं। अब पता नहीं कौन-सा और लोग बात करते हैं 2009 की और लोग आधी बात उसमें खा जाते हैं। 2009 में कल्याण सिंह बीजेपी से बगावत कर चुके थे, वाह! बीजेपी के बाहर थे और अमर सिंह ने जयप्रताप को रामपुर से जितवाने के लिए कहा साहब कल्याण सिंह को समझाया कि उन्होंने समझाया मुलायम सिंह यादव को कि हमें कल्याण सिंह से कुछ अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। रामपुर में डिलिमिटेशन के बाद लो वोट बढ़ गया था, जयप्रदा चुनाव जीत गईं। आज़म खान ने बगावत कर दी और उन्होंने बहुत धुआंधार गाली दी मुलायम सिंह यादव को। परिणाम ये हुआ फैज़ाबाद से लेके मुरादाबाद तक सारी सीटें कांग्रेस जीत गई, जहाँ पे अच्छा मुस्लिम वोट था, बरेली भी जीत लिया, रामपुर भी और उन्होंने वो मुरादाबाद भी जीत लिया, बहराइच भी जीत लिया, कैसरगंज भी जीत लिया, सब जीत लिया। वो एक एक्सेप्शन था, वो एक अपवाद था और शायद 21 सीटें उस समय कांग्रेस को मिली थी 21 पार्लियामेंट की और फिर फिरोजाबाद में बाय 22 इलेक्शन 22 हुआ, 22 व हाँ, वहाँ राज बब्बर जीत गए और डिंपल यादव अपना पहला चुनाव हार गई थी। उस समय अखिलेश 2 सीटों से लड़े थे कन्नौज से और फिरोजाबाद से फिरोजाबाद उन्होंने वैकेट की थी। तो अब वो भी नहीं रहा और एक बात जो और है, जो दबे-छुपे कही जा रही है कि औरैया, इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद इन 5 जिलों में बड़ी संख्या में जो यादव अपराधी थे वो जेल में हैं और वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के बड़े कोर सपोर्टर हैं। वो सब नाराज़ हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी कोई लीगल मदद नहीं कर रही है। अब जो मामले डकैती और मर्डर के हैं या और भिन्न आपराधिक धाराओं में हैं, अगर सेशन कोर्ट से उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है, तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना बेल कराने के लिए कई लाख रुपए का खर्चा आता है। तो वो सब नाराज़ हैं। उनका कहना है कि इस बार तो वोट दे देंगे। लेकिन अगर मदद नहीं मिली, तो यादवों का एक वर्ग अ, बीजेपी की ओर या तो विमुख होगा या समाजवादी पार्टी से दूर हटेगा। और मोहन यादव जो 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 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके यूपी में 2 दौरे हो चुके हैं। एक बार वो आज़मगढ़ गए हैं, अभी वो लखनऊ आए थे पिछले महीने और उनके बड़े धुआँधार दौरे होंगे इस इलेक्शन के दौर में। तो समाजवादी पार्टी का संकट यहाँ भी बढ़ने वाला है। तो असली जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हम तो पिछड़े हैं, हमें तो मिलना ही मिलना है। तो वो चीज़ नहीं और आइडियोलॉजिकल इस संकट इतना गहरा है पीपी मौर्य नेहरू के ज़माने में अलीगढ़ लोकसभा सीट से दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस के नाम पर एमपी निर्वाचित हुए थे। मंडल के आने के बाद से
लगातार पॉलिटिक्स चल रही है बैकवर्ड मुस्लिम की। और उसके पहले नाम था अजगर, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, बाद में वो मजगर हो गई, मुस्लिम भी जुड़ गया उसमें। अब आज आपने उसी को जो है रीपैकेजिंग किया और कह दिया ये तो पीडीए है। अब पीडीए में बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी बोलते हैं ए का माने होता है आदिवासी, कभी बोलते हैं ए का माने आधी आबादी। आपने मौर्या को लगाया जनवरी 2030 में कि तुम रामायण को गालियां दो, इसलिए लगाया कि साहब जो है बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो फ्रस्ट्रेटेड है वो आ जाएगा हमारे पास। एक साल गाली दिलवाई इससे, फिर उससे आपने किनारा कर लिया। मौर्य भी पार्टी छोड़ गया, उसने अपनी पार्टी बना ली। अब वो बेचारा परेशान है कि भाई हम आपसे फिर से आना चाहते हैं, अलायंस करना चाहते हैं, हम एनडीए का हिस्सा है। अब वो भी सीट मांग रहा है लोकसभा की। तो ये बैकवर्ड कास्ट के नाम की जो पॉलिटिक्स का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें बीजेपी ने इसको इतना ज्यादा जो है अब इनके लिए गड़बड़ा दिया है। और 2013 से जो उन्होंने अभियान चलाया था कि डोमिनेंट कास्ट जो बैकवर्ड में है यादव, नॉन यादव बैकवर्ड, और डोमिनेंट दलित यानी जाटव यानी नॉन जाटव एससी। और उससे उन्होंने लगातार दो दो विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव ठीक-ठाक तरीके से जीते हैं। 2019 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनाव था लोकसभा का, जब सपा-बसपा आरएलडी का अलायंस था। फिर भी बीजेपी को सीटें मिली 62 और 2 मिली अपना दल को। आज तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। कोई बीजेपी के सामने अलायंस है ही नहीं। बीजेपी को के सामने केवल केवल एक चुनौती है कि अपने वोटर को कैसे पहुँचाना है पोलिंग बूथ तक। और 2019 में बीजेपी का वोट शेयर लगभग पहुँच गया था 50%, 49.78 या 82 कुछ था। तो इस समय ये ऐसा चुनाव है। तो और ये क्षेत्रीय पार्टियाँ ट्रांज़ैक्शनल पॉलिटिक्स करती हैं, साथ में जोड़ लेती हैं अपना ये क्या अपना विक्टिम कार्ड और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ये अब चल नहीं रहा यूपी में। तो जैसा मैंने कहा कि ये अब ये सोनपुर का मेला नहीं रह गई है यूपी की राजनीति, और ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में कोई निर्णायक भूमिका क्षेत्रीय पार्टियों की नहीं रह गई है। ना 14 में थी, ना 19 में थी, ना होने वाली है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और उसके अतिरिक्त जो और बहुत सारी जो घटनाएँ हैं वो भी उनके समक्ष चुनौतियाँ खड़ी कर देती हैं, जिनको अखिलेश यादव तो बीट आउट नहीं कर पाते हैं। इससे तो तेजस्वी जो है, वो ज़्यादा अ, ऊर्जा दिखाता है और वो ज़्यादा उसमें जी, राजनीतिक समझ है, ऐसा लगता है। जी। हुँ, और ऊपर से एक्टिव भी है। कोढ़ में खाज हो जाती है। यूपी मदरसा बोर्ड जो है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। हुँ, उसके लिए भी मुझे नहीं लगता इनके पास कोई रिस्पॉन्स है क्योंकि बनाया तो इन्होंने ही था समाजवादी पार्टी वालों ने ही। जी, जी, 2004 में। हुँ, हिरेन जी? तो जी सर, कल जो है जो इसके चेयरमैन 90 हैं हमारे इम्तियाज़ जावेद साहब, उनका ये बयान आया है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऐसा फैसला कैसे आ गया। और मदरसा बोर्ड में तो उन्होंने उसमें नाम जोड़ दिया संस्कृत का भी, कि हाँ, फारसी, संस्कृत का भी अरबी और नाम दिया संस्कृत है कि पढ़ाई साहब जाती इसको है। भी देते हैं। तो संस्कृत कहाँ से आ गई मदरसा बोर्ड में? इट इज़ वेरी इंट्रिगिंग फॉर मी। संस्कृत शिक्षा परिषद अलग है, और लखनऊ में संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, केंद्र सरकार की भी है। राज्य सरकार की संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो वाराणसी में है। और संस्कृत यूपी में बड़ी अच्छी संख्या है स्कूलों की, अलग जो अलग यूपी से। गवर्नमेंट से फंडेड है, एडेड हैं। उन्होंने पता नहीं कैसे जोड़ दिया इसमें संस्कृत को। तो नहीं, ये वो सवाल तो संस्कृत को उठेगा, सीधा ये वो बात सही दरअसल है। अ आपका सॉरी। चैनल अकेला है जिसने लगातार डी-रेडिकलाइजेशन के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। कोई आदमी एक किताब ना पढ़े, आपके 10 वीडियो देख ले, वो सब समझ जाएगा। तो डी-रेडिकलाइजेशन को अगर आपको वास्तव में कुछ करना है, अमली जामा पहनाना है, तो आपको जो है नफ़रत के अहकामात को समझना होगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो जानबूझ आप के तो लिख ही चुके हैं इसके बारे में। इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो बार-बार ले जाते हाँ, हैं हाँ। क्योंकि वो इस बात को समझने में बिल्कुल वो सोचते हैं कि अब सामने वाले उसी तरह से हैं जिस तरह से महात्मा गांधी से उसमें उन्होंने अल्लाह ईश्वर सब जुड़वा दिया उस भजन में। हाँ, 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 उसको हाँ। लगता है कि ये तमाम चीजें कोई समझ नहीं पाएगा, इसीलिए वो संस्कृत हुँ, को जोड़ते हैं। संस्कृत की भाषा का अध्ययन किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी आदमी के खिलाफ घृणा का एक शब्द नहीं बोल सकता। वो उसी में सर्वे ना, संतु ना, ना। निरामया है, उसमें वसुदेव कुटुंबकम है, और आप उसको उससे इक्वेट कर रहे हैं जो तमाम गैर मुस्लिम को नजस बताता है।
मतलब तमाम वो जो क्लैरिटी है जिसके पास, जिसका एक बहुत महान कार्य है, तो मैं कहूंगा ये कोई प्रशंसा अपने मुंह से नहीं होगी, लेकिन जिस काम को जयपुर डायलॉग ने किया है मुझे लगता है कि वो इतने लंबे समय से पेंडिंग था। 1660 से शुरू करना, 1665 से जिस काम को उन्होंने शुरू किया था, जिस नफरत की कहानी। और मैंने तो आज एक ट्वीट भी किया, हालांकि मैं उसी पे जाता हूँ, 1996 में शुरुआत कर रहे थे, 2004 में मुलायम सिंह यादव ने फिर इसको, क्योंकि उनको वोट्स जितनी चाहिए थी, ये सबको मालूम था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुके थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति में है, उसमें रीजनल ताकतों ने शहाबुद्दीन को नायक बनाया, उन्होंने अतीक अहमद को नायक बनाया, उन्होंने तमाम लोगों को, मतलब वो हालत हो गई थी कि 80 के दंगे की रिपोर्ट तक साया नहीं होने दी। आप ये सोचिए, वो ये सोच रहे हैं कि अभी मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जो अल हिदाया है या फतावा आलमगीरी, माफ कीजिए, जो जयपुर डायलॉग का काम था, वो फतावा आलमगीरी का जो ट्रांसलेशन है और जो सबके लिए उपलब्ध है फ्री में, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जाइए पढ़ें और उसको समझें कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में। उनको इस देश में बनाए रखना, इस बात की तारीख है कि ये देश कभी सीखता नहीं है अपने से। आज जैसे ही मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जैसे ही मैंने गलती से शाहिद सिद्दीकी का एक वो पढ़ लिया सोने से पहले, जिसमें उसने लिखा कि ISIS जो है एक वो है इजराइल की पैदाइश है और ये सब है, तो मैं ये समझ गया कि मैं ये तुरंत समझ गया कि अब समाचार देखने का समय आ गया। कहीं ना कहीं ISIS के लोगों ने सैकड़ों बेगुनाहों को कत्ल कर दिया होगा और ये दूर जाएंगे, ये अब बताएंगे कि इस्लाम नहीं है, ये वो नहीं है। तो ये सब चीजें मदरसों की पैदाइश है। और एक और ट्वीट में मैंने लिखा 2004 वाले में कि ये जो समझ है, अब ये चीजें अब समझ में आने लगी, कम से कम हाई कोर्ट के सबकी नहीं आ रही है, लेकिन हाई कोर्ट तक कुछ जजों तक ये बात पहुंचने लगी कि कम से कम अंबेडकर साहब का ही सम्मान कर लो यार, उन्हीं को समझ लो, उन्हीं का ही पढ़ लो, और किसी का नहीं है। आप सोचिए कि आपने कितनी सेलेक्टिव रीडिंग्स दी है इस देश में, कितना नाश किया है पूरा एजुकेशन का, कि आप उस आदमी को उतना पढ़ाते हैं जितना वो इस देश की मूल आत्मा के अगेंस्ट खड़ा रहे, ये जो लोग हैं उनको ताकत देता रहे। बाकी जो वो सच बोल रहे हैं, जो कंप्लीट आबादी का ट्रांसफर था, वो क्लियर कट मेंशन, और 1945 में उसी से समझाइश उस समय के नेता ले लेते तो ज्यादा बेहतर था। ये मदरसे जैसी एजुकेशन जिसमें वो बैठ के नीचे बैठे हुए और वो पढ़ रहे हैं, किस किस को और किस भाषा में पढ़ रहे हैं। अरे अरबिक भाषा में पढ़ के अभी आप देखिए, बहुत दिन पहले ये नोट किया था, हम लोग बैठे हैं, मैं वीरेंद्र जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत दिन पहले बातचीत में चर्चा में कहा कि धीरेन्द्र अब आप नोट कर रहे हो कि मसाजिद हो गई है, रमदान हो गया। हाँ बिल्कुल 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 तो मैं मसाजिद हो गई है, तफासीर हो गई है। अरे खुदा गायब हो गया, अल्लाह हो गया, खुदा गायब होके अल्लाह हो चुका है, अब वो अल्लाह हाफिज हो गया। नहीं, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको ये बातें दिख नहीं रही हैं क्या? आपको शाहिद सिद्दीकी जैसे लोग जो अपनी जन्नत पक्की करने लगते हैं ये बताने के लिए कि दूसरों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाए, जो सामने है, क्योंकि वो हर एक आदमी को उनको मिलेगी जन्नते फिरदौस। नहीं, वो शायद नीचे वाली सबसे बड़ी जन्नत है। नहीं, वो नहीं मिलेगी उनको, एक उससे तीसरे दर्जे नीचे की है, जिसमें दुश्मन को बेवकूफ बनाना है और उसको कंफ्यूज करना है। इनको ये वाली मिलेगी। संजय जी उसका नाम सही बता पाएंगे, हम लोग तो जन्नत के 2-3 पर्दों इतना तो मुझे भी याद नहीं है सारी जन्नतों का नाम। नहीं, मुझे याद है, मुझे उसमें याद है संजय जी ने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया है बदायूं के ऊपर, उसको आप देख लीजिए, आपको काफी ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, नहीं, मैंने भी एक किताब में बाकायदा इनकी वो पढ़ा था कि कैसे जो पहले मारेगा वो तो मरने वाला होगा, वो होगा, फिर मारने वाला होगा, फिर जो उन ऊंटों को पानी देगा वो होगा, और जो तीसरा होगा वो होगा, और कुछ नहीं कर पाए थे तो कम से कम दूसरे दुश्मन को कंफ्यूज कर दो। तो ये उस जन्नत का मुकाबला करते हैं, क्योंकि अचानक वो तमाम लोग आ जाएंगी, वो बताएंगी कि कैसे जो ईद है वो तो मिला जुला का त्योहार है, वो तो सड़क पे मिलने से, लेकिन कांवड़ पे आग लग जाएगी शहर पे। ये दरअसल ये एक झूठ को मदरसों में आप ये जो गंगा जमनी तहजीब का जो झूठ लगातार 2013-14 से मैं लिख रहा था, मुझे ये लगता है हमेशा ये आदमी समझ नहीं पा रहे कि भाई इन मदरसों में कर क्या रहे हो आप। ये तो देख लो इनको पढ़ा क्या रहे हो, इनको बाकी तमाम लोगों से नफरत सिखा रहे हो,
किस भाषा में? जो भाषा इनके पूर्वजों ने नहीं बोली, जिस भाषा में आप मतलब इनका लॉजिक क्या है? आज उन्होंने सीधा सवाल ये किया तो बेसिक फंडा के खिलाफ है। वो खुद कह रहे हैं कि यार आप हमारे पैसे, मतलब ये सेकुलर कंट्री बता रहे हो और आप एक धर्म विशेष के लिए खोल रखे हैं आपने, ये सब उनको पैसे दे रहे हो। तो उसमें वो फिर वही शुरू हुआ जो विक्टिम कार्ड होता है कि साहब उन बच्चों का क्या होगा। तो जजों ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इनको, एक को भी, सरकार की जिम्मेदारी है एक भी बच्चा ना बाहर रह जाए, है ना। ये सरकार धीरेन जी, क्या 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 दारुल उलूम देवबंद ये डिसोन कर सकता है कि हमारे यहाँ फतवा आलमगीरी हमारे हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है? कैन दे से इट? अल वो हिदाया भी, बुनियाद है अल ये। हिदाया भी है, अल भारत हिदाया में भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद है नहीं, और अल फतवा हिदाया भी आलमगीरी। है, और उसके तमाम साथ चीजें जिहाद हैं की इसके डेफिनेशन अलावा साफ लिखी हुई है ना, हैं। जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले इस जंग करने को कहते हैं। और बाहिस्ते जेवर का क्या करेंगे? उसको हटाया है, बहिश्ती उसका क्या जेवर तो करें? बहिश्ती जेवर तो हटा ली उन्होंने। नहीं, वही तो मैं कह रहा कि हटा ली, लेकिन वो बाहर हटी है, अंदर थोड़ी हटी है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, ये फैसला जो मैं बात शुरू की थी कि इस देश में हाई कोर्ट तक, अब चूंकि हाई कोर्ट में अभी भी जो सिलेक्शंस हैं तो उनमें कुछ ऐसे भी जाते हैं जो लोगों से बात करते रहे हों, जिनके लोगों के साथ, कॉमन आदमी के साथ अंडरस्टैंडिंग कभी रही होगी या वो समझ रहे हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट में जो माय लॉर्ड चांद से बैठ के आते हैं, जिनको दुनिया दिखती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे धर्म के आधार पर ये कर सकता है। अभी होली आ गई, मैं आपको फिर याद दिला रहा संजय जी, वो याद होगा जो इसी इंडियन एक्सप्रेस और इन तमाम अखबार वालों ने इस देश में इतनी जहनियत, मतलब हमको नफरत आने लगी थी ये सुन के, जिसमें सीमेंस के गुब्बारे, याद है आपको? अरे कोई अगर जरा सी बायोलॉजी पढ़ के पत्रकार बन जाते तो साले ये समझ जाते, माफ करना मेरे मुंह से शब्द निकला, लेकिन ये समझ जाते, क्योंकि कई बार रोष इसलिए आता है क्योंकि आपके सामने झूठ चलता है। अगर जरा सी मेडिकल साइंस पढ़ लेते तो इतना सीमन एक गुब्बारे में भरने लायक सीमन के लिए 5,000 आदमी इकट्ठे करके रखोगे क्या? मतलब बेवकूफी की जो पराकाष्ठा है, साइंस में जाने का नाम अभी तो नहीं है, कुल्फी पता नहीं अभी तो कहां से कुल्फी आके वाला भर्ती पकड़ा की। गया है। अभी तो कुल्फी वाला हाँ, पकड़ा गया है, मतलब वो वो सीधे अलग मिला चीज के है। बेच रहा था। नहीं, आप ये सोचिए, वो ये कह रहे थे कि इन लोगों ने, हिंदुत्व के लोगों ने गुब्बारे में सीमन भर के मारा। याद होगा 2016-17 केस है, दिल्ली में बहुत चर्चित हुआ, इस देश में, दुनिया भर में। और ये एंड कंपनी जो ये घटिया औरतें जो लिखती हैं, मतलब माफ कीजिएगा, जो बाजार के तरह लिखना शुरू कर देती, स्ट्रेटजी बदलनी है और ये नहीं बदलना है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्रीन पे सऊदी अरब में बदल चुका। उनको इस्लाम मत पढ़ाओ। अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग हैं उनके लोग। तुम यहाँ ये जो पढ़ी हुई यूनिवर्सिटी जिसकी कहानियां वामपंथियों ने ये कह दिया कि दारुल उलूम बनाई इसलिए ताकि आजादी के लिए, वो बेवकूफ मत बनाइए। वो दीन के आप इसीलिए बनाए थे क्योंकि 1857 में हार के आपको लगने लगा था कि साहब हमारे दीन में कमी आ गई, इसलिए हम जंग हार गए, वो अरे दीन को पुख्ता करने के लिए। लोगों को जरा शाह वली उल्लाह को पढ़ लेना चाहिए हाँ, वो कितना परेशान था कि इस्लाम खतरे में है हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, यहाँ और दिल्ली में दरअसल आज भी, संजय जी दिल्ली में बताएंगे कि मदरसा रेशमी रहीमिया रुमाल उसी का को, बना है, वो आज भी है। नहीं नहीं शाह नहीं, वली नहीं, इस उल्लाह का। रेश को मदरसे रहमिया उसके बाप ने बनाया था। मदरसा हाँ, रहीमिया उसके और बाप का, सही बात। और 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 वो, बीजेपी वो के शाह अब्दुल रहीम राष्ट्रवादी का है। हाँ बीजेपी के राष्ट्रवादी नेता सिकंदर बख्श वही दफन है मदरसा रहीमिया में। देखिए, हाँ, वो वो वेंकट धूली पहले की जो किताब में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इस दिक्कत विस्तार ये से, क्रिएटिंग न्यू दिक्कत मदीना। हाँ, दिक्कत ये है कि कोई भी चीजों पे पहले बात ही नहीं कर रहा था और सबने ये बना दिया था कि ये तो सब बराबर है, बराबर है। तो आज मास्को में आप देखेंगे अचानक इतनी जल्दी मास्को के किसी फैसले से यहाँ बैठे हुए लोगों को इतनी जल्दी पर्दा छुटाने की क्या जरूरत है? आप पे कौन सवाल कर रहा भाई कि अचानक आप कहने लगे इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है? आपसे क्या लेना देना भाई? क्योंकि आपका ही मतलब है, आप ही से उनका रिश्ता है, आप उनको ये साबित करने धीरेन की जी, कोशिश करते हो ये जब तक क्योंकि कम्युनिस्ट और वोक समुदाय इस्लामी जिहाद और आतंकवाद को इंटेलेक्चुअल एकेडमिक कवर फायर दे रहा है, तब तक इस जिहाद से लड़ना बहुत मुश्किल काम है और पूरे दुनिया लेकिन में वैसे मुझे अब काम लगता चलना है, चाहिए। मैं तो एक बहुत बात, काउंटर एक होने एक लगा है। अब तो इंटरनेट की वजह से संजय जी, जो है वो सारी चीजें अब उपलब्ध हो गई हैं, सब लोग मैं मैं ओरिजिनल पढ़ सकते हैं। मैं एक बात सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बात आ गई है इसलिए है
कि इट आइडेंटिफाई द डेंजरस कन्वर्जेंस ऑफ इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट political parties in perpetuating the victimizations of Bangladesh Hindu refuse living in India, West Bengal state। ये बैंकिंग की किताब का अच्छा हुआ आपने बताया। तो हर जगह हिंदुओं के खिलाफ, मैं माफ कीजिएगा इसको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, हिंदुओं के खिलाफ वहां अरे पर तो भाई इस्लामिक, वो आप केजरीवाल को नहीं देखा आपने, वो कैसे कश्मीरियों का मजाक उड़ा रहा था, वो किस तरह से अरे जो आप है जी, वो जी, जी, रोहिंग्याज जी। पे नहीं, रोहिंग्याज हिंदुओं के लिए वो को कर रहे हैं, जो और वो कह सीए पे, बहुत ही पाकिस्तानी विभत्स हिंदुओं को बात कह रहा है। था कि ये पाकिस्तानी है, ये रेप करेंगे, ये यहाँ क्राइम करेंगे। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको सही स्थान पर पहुंचा दिया। अब मेरे विचार से अब आज का टॉपिक अब हम यहीं विराम देंगे जी जी और बहुत सारे डिस्कशन हो गए, यूपी के इलेक्शन हो गया, केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल हो गई, और इस्लाम का भी डिस्कशन हो गया इसमें। तो आज अब जी यहीं पर जी। इसको विराम करते हैं, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी को और वीरेन्द्र जी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।